आप सभी का आपके चैनल स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं होम साइंस एमए का पिछले साल 2022 का पेपर लेकर फिर से हाजिर हूँ। इस पेपर का मैंने 3 वीडियो पहले से ही अपलोड किया है, ये इसका लास्ट पार्ट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा और लाइक ज़रूर से करिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस बार भी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है MACUET का, उसमें इन प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाने के संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न है कि फ्लैक्स के रेशो को तने से अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे? रेटिंग। रेटिंग क्या होता है कि यह प्रक्रिया जो है, जो बम्बू होता है, फाइबर यानी तने वाले जो फाइबर होते हैं को पानी में सड़ाया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है तने से सड़न प्रक्रिया द्वारा रेशे को अलग करना, जिससे फाइबर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जेब का प्रकार नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, बेल्ट जेब होता है, सिलाई के अंदर की जेब भी होती है और पैच जेब भी होता है, लेकिन जो तीसरा है विषभ जेब, ये जेब का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिए कि आप लोग जेब, कॉलर और स्लीव के प्रकार को पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न अक्सर पूछ ले रहा है, तो इस साल भी पूछने जाने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह एक मानव निर्मित तंतु है परंतु सिंथेटिक तंतु नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो जो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेयॉन। रेयॉन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है। यह न तो पूरी तरह से कृत्रिम तंतु है और ना ही पूरी तरह से प्राकृतिक। ध्यान दीजिएगा, इसे अर्ध कृत्रिम तंतु कहते हैं और इसे कृत्रिम रेशे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कथन अभिकथन वाला प्रश्न है। कथन कह रहा है कि तंतु की असल लंबाई उनकी क्रिम्ड लंबाई से अधिक होती है, तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो क्रिम्ड लंबाई तंतु की असल लंबाई से अधिक होती है, तो क्रिम्ड लंबाई तंतु की लंबाई से अधिक होती है, तो ये तो गलत है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी 3 सही हो जाएगा कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 जो है ये असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रश्न नंबर 80 जो है ये कह रहा है, ये भी कथन अभिकथन से संबंधित प्रश्न है कि स्थायी प्रेस जो होता है यह फिनिशिंग बाथ में एक क्लेदक सम्मिलित है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है आपका जो कथन अभिकथन है। नेक्स्ट कथन है कि इससे कपड़े में परिसज्जा के वेद की गति में वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभिकथन ए भी सत्य है और कारण भी सत्य है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की व्याख्या सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रश्न है कि रेशमी कपड़ों को धोते समय सिरका मिलाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सही हो जाएगा, लेकिन यह रंग के स्राव को रोकता है, तो ये गलत है। तो क्या हो जाएगा कि ए सत्य है लेकिन जो आर है ये असत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है कि फेल्टिंग या नमदन, इसमें क्या होता है? तो ये 2 से मैच हो जाएगा। कपड़ा बनाने की प्रक्रिया जिसमें तंतु को गर्मी व दबाव के प्रभाव से जोड़ा जाता है। फिर वीविंग क्या होती है? बुनाई, इसमें क्या होता है? तो ये 4th सही हो जाएगा कि कपड़े के उत्पादन की एक विधि है जिसमें धागों के 2 विशिष्ट समुच्चयों को 90 कोण पर क्या किया जाता है? गुम्फन किया जाता है, गूथा जाता है। और 3C का क्या है? ब्रांडिंग, इनमें क्या होता है? तो C का 1 हो जाएगा। 3 या अधिक धागों को इस तरह से अंतर्ग्रंथित करना कि वे एक दूसरे के पार जाएं और एक साथ लगाए जाएं ताकि सपाट या नलिकाकार रेशे की
एक संकीर्ण पट्टी का रूप ले लें। अब फिर लास्ट जो डी है इसको 3 से मैच कर दिया जाएगा और ये क्या है, नीटिंग। इसका मतलब क्या होता है, कपड़ा बनाने की वो प्रक्रिया जिसमें धागों को आपस में लूप द्वारा जोड़ा जाता है। लूप आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट आइए प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न, ये भी कथन उपकथन से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है कि कथन है कि ऊनी वस्त्र की आकार स्थिरता अच्छी नहीं होती है तथा ये अनुपयुक्त धुलाई से सिकुड़ जाते हैं, तो ये सत्य है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ऊनी तंतु की सतह बहुत चिकनी होती है जिस कारण से रेशे धुलाई के दौरान हिल जाते हैं, तो ये भी सत्य है। ध्यान दीजिएगा, ऊनी वस्त्रों को बहुत ज़्यादा रगड़ के या फिर पटक पटक के नहीं धुला जाता, उनको हल्के हाथों से वॉश किया जाता है। तो यहाँ पे कथन ए और कथन दो दोनों सत्य हैं, तो यहाँ पे एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए मैच करना है, मिलान करिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। 84 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि मॉइस्चराइजेशन, तो इसमें क्या है, इसका 2 से मिलान कर देंगे, मजबूती में बढ़ोतरी होता है। फिर है टेटरिंग, इसमें क्या होता है, तो ये जो है 4 से मिल जाएगा, मूल परिष्कृत है। नैपिंग क्या होता है, तो नैपिंग में इसको 1 से मिला देंगे, भौतिक परिष्कृति। और फ्लॉकिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा, फ्लॉकिंग में क्या होता है कि इसको 3 से मिला जाएंगे, मैच हो जाएगा, सतह पर डिज़ाइन बनाना होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें कह रहा है कि संतुलन में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 से मैच करेंगे कि काल्पनिक रेखा के दोनों ओर के भाग को समीकृत करना। और अनुपात क्या है, तो अनुपात जो है इसमें ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, या एक दूसरे के संबंध में तत्वों का जो आकार है वो क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। और लय सी क्या हो जाएगा, तो सी को हम 3 से ही मैच कर देंगे कि संचरण के रूप में अनुभूति को उत्पन्न करने के लिए कला के नियमित तत्वों की पुनरावृत्ति। और जो डी है सामंजस्य, ये क्या है, तो समान या संबंधित तत्वों के संयोजकीय दृश्यमान पर संतोषकारी प्रभाव। तो कुल मिला के जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सिट्रिक फल जो है, ध्यान दीजिएगा, ये विटामिन सी से संबंधित हैं। चावल जो है, चावल में क्या होता है, तो ऊर्जा होती है। हरे पत्तेदार सब्जियां, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो 4th लौह तत्व होता है। और दालों से विटामिन्स मिलती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। थायमीन पोषक तत्व है और उससे होने वाली रोग। तो थायमीन जो है, थायमीन की कमी से जो रोग होता है वो बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो रिकेट्स होता है। लौह तत्व की कमी से एनीमिया और आयोडीन की कमी से घेंगा। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बीमारियों से संबंधित प्रश्न जरूर से आता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन के जो रासायनिक नाम है ये सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इनसे 1-2 प्रश्न जरूर से आएगा। नेक्स्ट कथन और अभिकथन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है प्रबलीकृत खाद्य पदार्थ आयोडीन, लौह, विटामिन ए और विटामिन डी से समृद्ध होते हैं। तो जो ये कथन है ये भी जो है सही है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि कथन ए और अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं और दोनों आर जो है एक ही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्रश्न कह रहा है कि कथन 1 और 2 है कि BMR विश्राम के समय पर ऊर्जा व्यय का मापन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सत्य है। विश्राम के समय क्या करता है? ऊर्जा व्यय का मापन करता है BMR। और कथन 2 कह रहा है कि उम्र, लिंग और क्रियाकलाप, नींद आदि जैसे बहुकारक BMR को प्रभावित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी कथन जो है सही है कि उम्र जो होता है और लिंग भी होता है, जो भी जेंडर हो, और साथ ही साथ जो मनुष्य की क्रियाकलाप होती है, कभी उठना बैठना, दौड़ना चलना, सोना कूदना, तो ये जो होते हैं, ये इनसे क्या होता है, BMR जो होता है मनुष्य का प्रभावित होता है। तो ये भी कथन जो है सत्य है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 19 है कि बफर्स किससे बने होते हैं? ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। दुर्लभ अम्ल और इसका अनुबद्ध आधार जो होता है उसे बफर्स बने होते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्न है कि 1 ग्राम, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है तो इसको ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम वसा 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 4 नहीं सही हो जाएगा हमारा, 4 कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा की कमी से क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने अपने टेस्ट सीरीज़ में भी, इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने टेस्ट सीरीज़ में अपने पढ़ाया हुआ है। तो वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रीनोडर्मा, स्किन से संबंधित बीमारी है। स्किन फट जाते हैं, उसमें दरारें आ जाती हैं, चिकनाईपन खत्म हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि हमारा 93 प्रश्न है कि आँख से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपके कई होंगे परीक्षा में, तो उनको ध्यान से पढ़िएगा। कथन अभिकथन संबंधित प्रश्न है कि छोटी आंत की श्लेष्मिका पर एक साधारण स्तंभी एपिथीलियम की परत लगी होती है, जिसमें प्राथमिक रूप से बिखरी कलश कोशिकाओं के साथ अवशोषण कोशिकाएं होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कथन है ये सत्य है। फिर नेक्स्ट कथन कह रहा है कि छोटी आंत में मोड़ों पर छोटी उंगली जैसी प्रक्षेपणों को परत होती हैं, जिसे विली कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये भी सही है इतना तक। और फिर प्रत्येक विली योजक उत्तक अब एक धमनी, एक नस और मांसपेशी लट से संरक्षित होता है। ये सभी केशिकाओं और वाहिकाओं के एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जो आंत की ल्यूमेन को परिसंचारित प्रणाली में संचरित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी जो कारण है ये भी सत्य है। तो यहाँ पे एक नंबर सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, प्रश्न है कि 94 प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कथन लाइकोपीन जो होता है अति ऑक्सीकारक है। तो ये जो कथन है आपका ये सत्य है। नेक्स्ट कथन कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है ई टोकोफेरॉल है। तो ये भी कथन जो है आपका सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो कथन और उपकथन जो है दोनों सही है। और आप लोगों को पता ही होगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन बी और सी जो होता है, बी और सी विटामिन जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन है। और इसको छोड़ जो ए डी के जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने प्रश्न नंबर 93 करवाया, तो इसमें क्या है कि ए कथन अभिकथन ए भी सही है और आर भी सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मिस्टेक हो गया कि क्या है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए और आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एपिथीलियम के बारे में बता रहा है और नीचे जो है
वाहिकाओं के नेटवर्क के बारे में, ल्यूमेन के बारे में और परिसंचरण प्रणाली में संचित करते जो आंत की जो प्रक्रिया होती है छोटी आंत की, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो कह रहा है कि हमारा प्रश्न नंबर 95 है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अब इसमें कह रहा है कि समांगीकरण, इसमें क्या होता है, तो ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसमें इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या किया जाता है, आइसक्रीम बनाया जाता है। फिर बहिष्करण, इसके माध्यम से क्या होता है, तो यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, पास्ता बनाया जाता है। फिर किण्वन की प्रक्रिया फर्मेंटेशन, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, तो कांजी बनाया जाता है। और नेक्स्ट जो है निर्जमीकरण, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है कैंट्स जूस जो होता है इसको बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है ये सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रथम अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पोषक तत्वों को समझने के लिए पोषक बहुमूल्यांकन महत्वपूर्ण है। तो ये कथन जो अभिकथन है ये सत्य है। फिर है मानव निर्मित और रक्त परीक्षण जैसी पोषक मूल्यांकन विधियाँ जो होती हैं पोषक तत्वों के उपयोग के साथ सहसंबंध स्थापित करती हैं। तो ये भी जो कथन है ये सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 97 प्रश्न है, 96 जो प्रश्न है इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए जो आर है ए की व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक रोगी की पोषण संबंधी स्थिति रोग की अंतर्निहित दशा से प्रभावित होती है। तो ध्यान दीजिएगा जो ये कथन है ये जो है ये असत्य है। एक रोगी की पोषण संबंधी स्थिति रोग की अंतर्निहित दशा से प्रभावित होती है, तो ये तो गलत है। अब कह रहा है कि रोग की दशा पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण को क्षीण करती है, तो ये जो है सत्य है। रोग की दशा, अगर रोग की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी तो मनुष्य कुछ भी खाएगा तो उसके जो भोजन है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, साथ ही साथ वो जो उसका शरीर है वो पोषक तत्वों को क्या कर सकता है, ठीक से अवशोषण नहीं कर पाएगा। तो ये रोग की दशा पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण को क्षीण करती है, यानी ठीक से जो शरीर है वो पोषक तत्वों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो ये सही है। तो कथन एक अभिकथन 1 जो गलत है और कारण जो है आर सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिसार के रोगियों में ORS के किन कमियों की पुनः पूर्ति की जाती है। ध्यान दीजिएगा ORS जो दिया जाता है लोगों को, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 विटामिन बी और विटामिन सी की जो पूर्ति है वो अतिसार के रोगियों के शरीर में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है ध्यान दीजिएगा अतिसार के रोगियों में जो ORS किन की कमियों को पूरा करता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डी सही होगा, जल और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इसकी जो कमी हुई रहती है विटामिन बी और विटामिन सी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा जल की पूर्ति को, अतिसार जो क्या होता है पानी शरीर में पानी की कमी के कारण होता है, तो जल और विद्युत अपघटक इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूर्ति के लिए अतिसार के रोगियों को ORS दिया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कौन सा अत्यावश्यक एमिनो अम्ल पेलेग्रा की रोकथाम के अलावा उपचार भी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। ट्रिप्टोफेन जो है यह अत्यावश्यक
एमिनो अम्ल है जो पेलग्रा की रोकथाम के अलावा उपचार में भी प्रयोग किया जा सकता है। हमारा जो लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि जठर रसों में उपस्थित अंतर्निहित कारक किस पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, B12। जो जठर रसों में उपस्थित अंतर्निहित कारक होते हैं वो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये हमारा होम साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर का लास्ट पार्ट था। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। हमें आशा है कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू एवरीवन।